नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों। केपी कॉलेज की यूट्यूब क्लासेज में मैं इतिहास जिज्ञासु सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। आज मैं बहुत महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं। कई विद्यार्थियों की डिमांड थी, कल से कई विद्यार्थियों के मैसेज और फोन भी आ रहे हैं। कह रहे थे कि सर पेपर को सोल्व करवाए। हमें लग रहा है कि जो आपने सर सवाल बताए थे उसमें से जो अति लघुत्रात्मक सवाल थे वो 2-3 ऐसे थे सर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे थे। आपने कहा था ऐसे सवाल थे जो बिल्कुल हमने सुना भी नहीं है। तो मैं उनको ये भी बताऊंगा और इस क्लास में हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि कौन सा प्रश्न परीक्षा के अंदर आया, कौन सा नहीं आया और कौन से प्रश्नों को घुमाकर दिया गया था। सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इस बात पर चर्चा करने से पहले एक ऐसा मोटिवेशन कोड भी लाया हूं, न कि आपको ऊर्जावान बनाएगा लेकिन आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर लाएगा, आपको पढ़ने के लिए मजबूर जरूर करेगा कि हे मां तेरी हर आंसू की बूंद को मैं मोतियों से चमकाऊंगा। हे मां तेरी हर आंसू की बूंद को मैं मोतियों से चमकाऊंगा। तू केवल सपने बड़े देखना, तू केवल सपने बड़े देखना, मैं इस सपने को ही पूरा करके बताऊंगा। अब आपको लग रहा है कि सपने कैसे पूरे होंगे, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आहोर की सबसे जानी मानी कॉलेज केपी कॉलेज आपके लिए सारे कोर्सेज लेकर आई है। तो उसके बारे में हम आगामी वीडियो है उस पर सारी बातें चर्चा करेंगे कि आपको कैसे हमारी वेबसाइट पे जाना है, कौन कौन से कोर्स मिलेंगे, कौन कौन से सेमेस्टर के जो वीडियोज मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, क्या क्या मिलेंगे, उस सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। आपको अब किसी प्रकार की डरने की जरूरत नहीं है। हमारे बहुत अच्छे अच्छे विद्वान हैं, उन्होंने सारे जो उनकी आगामी हमारी हिंदी की परीक्षा हुई थी, राजनीति विज्ञान की हुई और इंग्लिश की भी हुई, और ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो हमारे जो प्रिंसिपल सर है हरकीरत सिंह जी सर, बहुत अनुभवी विद्वान है और उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके जो पेपर बनाया है वो सारा ऐसा का ऐसा पेपर परीक्षा के अंदर आया। राजनीति विज्ञान के विद्वान ने भी बहुत अच्छा पेपर बनाया, सारा पेपर ऐसा का ऐसा आया। लेकिन कुछ कारण से कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो नहीं मिल पाते छोटे छोटे प्रश्नों में। बाकी बड़े प्रश्न तो सारे मिलते हैं, छोटे प्रश्न में 1-2 प्रश्न ऐसे होते हैं। तो हम इस पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे सारे बिंदुओं पर। चलिएगा। एक विद्यार्थी कहता है कि सर मुझे तो अभी समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये 2 प्रश्न कैसे थे। तो चलिएगा इस पर हम बात करेंगे, आप मेरे साथ बने रहे। चलिएगा। सेमेस्टर फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए पेपर, ये देखो हमारे पास ये पेपर है, आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा पेपर मैं यहां पर लेके आया हूं। पहला जो अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न है उसमें 10 प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें हम 4 ही बातों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न ऐसा प्रश्न था, कई विद्यार्थियों ने बोला कि सर ऐसा कोई प्रश्न परीक्षा के अंदर मैंने तो आज तक 10 साल के अंदर ऐसा प्रश्न तो देखा ही नहीं, सर कहां से आया। तो मैंने भी कई विद्यार्थियों को कहा कि भाई ये जो प्रश्न है वो आरपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा है, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा है। कई बार सवाल उसमें पूछा गया है। अगर आप में ये ऐसे सवाल आए हैं तो आपको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम इस सारी बातें पर चर्चा करेंगे। चलेगा। कौन कौन से प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं। अति लघुत्रात्मक प्रश्न की बात करें, अति यानी छोटे, जो 2-2 नंबर के सवाल थे, 2-2 नंबर के सवाल थे। अति लघुत्रात्मक प्रश्न, अति लघुत्रात्मक प्रश्न कौन कौन से जो आए थे वो मैं बात करूंगा। पहला प्रश्न दिया गया है कि उद्गाता क्या है। उद्गाता ये क्या है। ये सर कोई के प्रश्न होता है तो वे लोग जो यज्ञ में भाग लेते हैं और वेदों के मंत्र का उच्चारण करते हैं, वे लोग जो यज्ञ में भाग लेते हैं और वेदों के मंत्र का उच्चारण करते हैं उनको यज्ञ करता और वेद पाठी कहा जाता है। और उसको जैसे अपन जो प्रश्न दिया गया है तो इस पर हम बात करेंगे। उद्गाता क्या है। ये तो होता है उद्गाता। उद्गाता जो सामवेद के मंत्रों का जो उच्चारण करता है, जो सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को जैसे उद्गाता, उद्गाता किसे कहते हैं। उद्गाता ये प्रश्न सामवेद के मंत्रों की उच्चारण करने
वाले पुजारी को सामवेद के मंत्रों का सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुजारी को उद्गाता कहा जाता है। उद्गाता कहा जाता है। कहा जाता है। ये मंत्रों का उच्चारण गायन रूप से करते हैं। ये मंत्रों का उच्चारण, नोट कीजिएगा, ये मंत्रों का उच्चारण आगामी परीक्षा में आए तब भी लिख सकते हैं। ये मंत्रों का उच्चारण गायन रूप से करते हैं। गायन रूप से करते हैं, गाकर सुनाते हैं। अब कई विद्यार्थियों के दिमाग में आ रहा है, सर कैसे मंत्र को गाकर सुनाएंगे? जैसे मुझे तो मंत्र वगैरह आते नहीं है, फिर भी एक शब्द मैं 5वीं क्लास के अंदर पढ़ता था, उसी समय से मुझे एक थोड़ा माँ शारदे माँ की प्रार्थना सुनाता हूं कि या कुंदे तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्र विदा, या वीणावर दंड मंडित कर। इस तरीके से गायन रूप से सुनाने वाले को उद्गाता कहा जाता है। सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुजारी को उद्गाता कहा जाता है। ये मंत्रों का उच्चारण गायन रूप से किया करते थे। चलिएगा दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, ये कौन सा प्रश्न है? दूसरे प्रश्न की अपन बात करेंगे। वे लोग जो यज्ञ में भाग लेते हैं और वेदों के मंत्र का उच्चारण करते हैं, वे लोग जो यज्ञ में भाग लेते हैं और वेदों के मंत्र का उच्चारण करते हैं, उनको यज्ञ करने वाले, और उनको वेद पाठी, और इसको होता कहा जाता था। ये ध्यान रखना, होता क्या है, होता क्या है, ये ध्यान रखना। वे लोग जो यज्ञ में भाग लेकर वे लोग जो यज्ञ में भाग लेकर तथा वेदों के मंत्र का उच्चारण करते थे, वेदों के मंत्रों का उच्चारण करते थे, उनको होता कहा जाता था। और इस यज्ञ में भाग लेते थे, इसलिए उसको यज्ञकर्ता कहा जाता था। और वेदों का मंत्रों को उच्चारण करते थे, इसलिए उसको वेद पाठी कहा गया। वेदों के मंत्र का उच्चारण करते थे, इसलिए उसको वेद पाठी का। आपको होता से क्या तात्पर्य है? ऐसे लोग जो यज्ञ में भाग लेते थे और वेदों के मंत्रों का उच्चारण करते थे। देखो मैंने आपको बताया था कि वेद कितने हैं? वेद 4 हैं। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। कई बार ये सवाल पूछा गया था, कौन कौन से? ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। दूसरे नंबर का जो वेद है ऋग्वेद, सामवेद, युजुर्वेद, और अंतिम रूप से बात करें अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वो है ऋग्वेद। कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद की बात करें। ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है, लेकिन कल इस प्रश्न को नहीं पूछा गया भाई। ये मैंने बोला था कि 100% है, लेकिन किसी कारणवश ये प्रश्न परीक्षा के अंदर नहीं आ पाया। और यह प्रश्न ये पूछा जाता था, लेकिन इस बार तो पूरी तरह से परिवर्तन हो गया। वेदों से प्रश्न सिर्फ यहां से पूछे जाते, लेकिन इस बार वेदों से प्रश्न जो पूछा गया है वो बिल्कुल मतलब अलग प्रकार से पूछा गया है। ये देखो, ऋग्वेद प्राचीन वेद है और अथर्ववेद सबसे अंतिम वेद है। ये सवाल पूछे जाते हैं। अब सर कहते हैं कि सर ये उद्गाता और होता आपने कहाँ लिखवाया था, कहाँ पढ़ाया आपने? सर उस जो आपने वीडियो बनाया था उसके अंदर उद्गाता और होता नामक कोई प्रश्न नहीं था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मेरी जो क्लास के अंदर जो हमारी रेगुलर क्लास चलती है कॉलेज में, हमारे हैंड राइटिंग नोट्स जो मैंने कड़ी मेहनत से नोट्स बनाए हैं, उसके अंदर लिखा गया है, आप देख लेना। होता और उद्गाता से क्या तात्पर्य है, उसके अंदर आपको मिलेंगे। और फिर भी आपको लग रहा है तो अभी हमने न्यू लेटेस्ट नोट्स बनाए हैं कड़ी मेहनत से। रात को 8 बजे तक कड़ी मेहनत करके 9 बजे तक पूरी तरह से सभी निचोड़ निकाल के हमने ऐसे नोट्स के भी कॉलेज के लिए मैंने तैयार किए हैं। इस बार ये सवाल कहीं परीक्षा से बाहर जाने वाला नहीं है, ऐसे इंपोर्टेंट अच्छे नोट्स है, आप देख लेना उसको।
वहां आपको ये सवाल जरूर मिलेगा। और फिर भी वहां भी नहीं मिलता है तो अपने हैंड राइटिंग नोट्स तो है ही है, इसको जरूर देखिएगा। चलिएगा, ये प्रश्न इस तरीके के थे, तो आप इस तरीकों को देख सकते हैं, ध्यान रखना। फिर मंत्र बहुत सारे हैं, मुझे तो इतने मंत्र आते नहीं है। अपन कहते हैं कि 5वीं क्लास 6 क्लास में पढ़ते हैं कि होम भू भुर्वस्व तत्सवितु वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, बहुत सारे मंत्र है। तो ये जो थे क्या थे, मंत्र थे। अब आगामी दूसरे प्रश्न की ओर चर्चा करें। अब ये जो प्रश्न मैं लिखूंगा, आपको लगेगा कि वास्तव में वाकई सर ने कहा था कि ये प्रश्न परीक्षा में जरूर आएगा 100%। तो देखिएगा, अभी मैं आपको लिख रहा हूं, आपको वैसे समझ में आ जाएगा कि भी ये प्रश्न वही है। बहुत अच्छा प्रश्न है, मैंने कई बार इस प्रश्न को चर्चा भी की है क्लास के अंदर, जो हमारी जो क्लासेस चली थी। ये देखो, बहुत अच्छा प्रश्न जो आज देखो यहाँ ये सवाल परीक्षा, ये मैंने कई बार आपको लिखा है। उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है? उपनिषद उपनिषद है। उपनिषद ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस निषद। कौन सा है? उप प्लस निषद, निषद से बना है। ये देखो उपसर्ग है, उप का मतलब होता है निकट, निकट, और निषद का मतलब होता है बैठना, बैठना। गुरु के पास बैठकर जो शिक्षा ग्रहण की जाती है उसको उपनिषद कहा जाता है। इसका उत्तर ये रहेगा। अगर आपने ये उत्तर लिखा है तो बिल्कुल आपका राइट प्रश्न होगा और 2 नंबर आपके फिक्स 100% आएंगे। और जहां तक मुझे विश्वास है कि मेरे केपी कॉलेज के सारे विद्यार्थियों ने इस उपनिषद वाले प्रश्न को बिल्कुल सही किया होगा। ये ध्यान रखना, गुरु के पास बैठकर जो शिक्षा ग्रहण की जाती है, गुरु के पास बैठकर, गुरु के पास बैठकर जो शिक्षा ग्रहण की जाती थी, जो शिक्षा ग्रहण की जाती थी, शिक्षा प्राचीन काल की बात करते हैं, शिक्षा ग्रहण की जाती थी, उसे उपनिषद कहा जाता था, उसे उपनिषद कहा जाता था, कहा जाता था। अगर आपने थोड़ा बहुत भी इसके अंदर लिखा है उप प्लस निषद तो 2 नंबर 100% आएंगे। गुरु के पास बैठकर जो प्राचीन काल में शिक्षा ग्रहण की जाती, शिक्षा प्राप्त की जाती थी, उसको उपनिषद कहते थे। और उपनिषदों की जो संख्या है वो है 12। कितनी है? 12। ये ध्यान रखना। अगर आपने इस तरीके से उत्तर लिखा है तो आपका प्रश्न बिल्कुल राइट रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगले बिंदु की हम बात करेंगे। अब ये भी बहुत इस तरीके का 3 प्रश्न ही थोड़े अटपटे दिखाई दे रहे थे, जैसे 2। ये तो प्रश्न नॉर्मल था, हड़प्पा सभ्यता से पूछा गया। ये सवाल बिल्कुल आपके 2 नंबर सभी केपी कॉलेज वाले विद्यार्थियों के आएंगे। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, अति लघुत्रात्मक प्रश्न नंबर 4। 4 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? ये नंबर 4 लगा दिया। अति लघुत्रात्मक छोटे प्रश्न की बात है। काले एवं लाल मृद भांड क्या है? काले एवं लाल मृद भांड, मृद भांड क्या है? क्या है ये प्रश्न परीक्षा के अंदर आता है। अब सबसे पहले कई विद्यार्थियों के दिमाग में हमने हड़प्पा सभ्यता के कला के बारे में पढ़ा था। हमारी जो ऑफलाइन क्लास चली थी उसके अंदर हमने बताया था काले एवं लाल मृद भांड क्या है। मृद भांड के बारे में हमने पढ़ाया था। कई बार क्लास के अंदर भी मैं इसको लिखाया है आपको, आप अपनी कॉपी में जाकर देखना। कला के बारे में अगर मैंने पढ़ाया है, हड़प्पा सभ्यता की कला, उसके अंदर मृद भांड का मैंने पढ़ाया है। काले एवं लाल मृद भांड क्या है? पहले बात तो मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। प्राचीन काल में जो मिट्टी के जो बर्तन थे उसको मृद भांड कहा जाता है। प्राचीन काल में जो प्राचीन काल में मिट्टी के बर्तन मर्द भांड कहा जाता था। तो कई विद्यार्थियों के दिमाग में यानी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, सर तो ये तो मिट्टी के बर्तन को मर्द भांड, तो उसका नाम काला और लाल मर्द भांड क्यों रखा? तो ये मिट्टी का जैसे ये बर्तन है,
जो उसका ऊपर का भाग काला होता था और नीचे का भाग लाल होता था। देखो, तो इसलिए उसको काला, प्राचीन काल में जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए जिसमें ऊपर का भाग काला और नीचे का भाग लाल था, इसलिए उसको काला लाल मर्द भांड कहा जाता था। अगर आपने इस तरीके का उत्तर लिखा है या केवल बर्तन नाम भी लिखा है मिट्टी का बर्तन, तो आपके पूरे 2 नंबर आएंगे, ये 100% मेरी गारंटी है। केवल आप मिट्टी के बर्तन ही नाम अगर लिखा है तो भी पूरे नंबर आने की पूरी संभावना आपके रहेगी। अब काला लाल मर्द भांड, ऊपर का जो भाग था वो काला था और नीचे का भाग क्या था? लाल। क्या था? लाल। ये मिट्टी के बर्तन थे, इसको काला व लाल मर्द भांड कहा जाता था। ये ध्यान रखना, इस तरीके का अगर आपने उत्तर लिखा है तो आपका प्रश्न बिल्कुल राइट रहेगा। और अगर ये वाले ऐसे प्रश्न आपने राइट किए हैं तो आपके अच्छे नंबर आने की पूरी संभावना रहेगी। चलिएगा, अगले बिंदु की हम बात करें, प्रश्न नंबर 5 की। ये ध्यान रखना, ये सवाल क्या है कि सर आर जो लिखा हुआ है, जो इस पे बात बंद करेंगे, धर्म महामात्र क्या है? ये प्रश्न, धर्म महामात्र, ये कौन लोग थे? महामात्र, ये मैंने ऑफलाइन क्लास के अंदर, जो अपनी ऑनलाइन क्लास लगाई थी उसके अंदर ये सवाल मैंने बिल्कुल बताया था आपको। हमारी क्लास जो हमारे 3 पार्ट्स बने हैं, उस पार्ट पर जाकर देखना, आपको ये सवाल मिलेंगे। काला मर्द भांड, ये भी सवाल मिलेगा। ये ध्यान रखना, केवल मात्र 2 सवाल नहीं मिले हैं, वो मैंने आपको बता दिए। वो अगर नहीं मिले हैं तो वो नोट्स में है, बात वो की वो है। ये ध्यान रखना, धर्म महामात्र कौन से थे? देखो, सम्राट अशोक ने अपने धम्म नामक धर्म का प्रसार करने के लिए अपने अधिकारियों, कर्मचारियों और पदाधिकारियों की जो नियुक्ति की, उसे धम्म महामात्र कहा जाता था। ये लोग लोगों के सुख दुख के बारे में, लोगों के हित के बारे में धम्म का प्रसार करने का कार्य किया करते थे, लोगों के कल्याण के बारे में सोचते थे। ऐसे अधिकारी और कर्मचारी लोग थे। ये लिखिए, सम्राट अशोक ने अपने बौद्ध धर्म, सम्राट अशोक ने धम्म नामक धर्म का प्रसार करने के लिए, धम्म नामक धर्म का प्रसार करने के लिए, धर्म का प्रसार करने के लिए, प्रसार करने के लिए अधिकारियों, कर्मचारियों, पदाधिकारियों की जो नियुक्ति की, उसे धम्म महामात्र कहा जाता था। धम्म महामात्र नामक एक अधिकारी थे, महामात्र कहा जाता था। ये लोग धर्म का प्रसार का कार्य करते थे। ये लोग धम्म का प्रसार करने का कार्य करते थे। ये लोग लोगों के हित के बारे में, लोगों के कल्याण के बारे में सोचते थे। ये लोग लोगों के हित व कल्याण का ध्यान रखते थे, कल्याण व परोपकार का ध्यान रखते थे। इन लोगों का ये कार्य था, जैसे राज्य का दौरा करना, किस व्यक्ति का, किसको दुख है, किसको सुख है, सुख की प्राप्ति है, कोई व्यक्ति दुखी तो नहीं है, ये सभी के कल्याण के बारे में सोचते थे, सभी के हित के बारे में सोचते थे। ये पदाधिकारी, ये लोग कार्य करते थे। सम्राट अशोक अपनी मम्मी से बहुत अधिक प्यार करते थे। उसकी मम्मी का नाम था धम्मा, और उसी मम्मी के नाम से उन्होंने एक अपने नए धर्म चलाया जिसका नाम था धम्म। और इसी धम्म को वो पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व में फैलाना चाहता था। विश्व में उसको प्रसार करना चाहता था। तो इसलिए उसने धम्म महामात्र की नियुक्ति की। एक दिन सम्राट अशोक का एक पुत्र था जिसका नाम था महेंद्र। कई बार सवाल यह भी पूछा गया है। और उनकी एक पुत्री का नाम था संघमित्रा। उनको कहा तुम श्रीलंका में जाओ, अपने धम्म का खूब प्रसार करो,
अपने बौद्ध धर्म का खूब प्रचार करो। तो ये भी प्रश्न 2 नंबर में कई बार इस बार नहीं पूछा गया है, ये अगली बार ये सवाल पूछा जाएगा कि सम्राट अशोक ने दंभ नामक धर्म का प्रसार करने के लिए अपने बेटे और पुत्री को भेजा था, उनका क्या नाम था? तो कि बेटे का नाम था महेंद्र और उसकी बेटी का नाम था संघमित्रा। क्या नाम था? संघमित्रा। ये ध्यान रखना है। अगर आपने इस तरीके, ये सवाल मेरे केपी कॉलेज के सभी विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल राइट रहेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि इसको मैंने कई बार नोट्स के अंदर लिखवाया है, साथ में कई बार क्लास के अंदर भी बताया है। ये बिल्कुल राइट रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, ये ध्यान रखना। चलिएगा, दूसरे प्रश्न की अपन चर्चा करें तो हमारा जो दूसरे नंबर का जो प्रश्न रहेगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस बार बड़ा प्रश्न में अपनी भूमिका अदा नहीं की, तो उन्होंने छोटे प्रश्न में अपनी भूमिका अदा की। पुष्यमित्र कौन है? यह सवाल घुमा के दिया गया, ये ध्यान रखना। पुष्यमित्र कौन है? बल्कि सीधा सा है, घुमाया तो नहीं है। थोड़ा बहुत कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं, नए नए बच्चे होते हैं, तो उनको लग रहा है कि सर थोड़ा घुमा के दे दिया प्रश्न। देखो घुमा के कैसे दिया है, वैसे तो सीधा प्रश्न है। मैंने जो ऑनलाइन क्लास ली थी उसके अंदर ये भी सवाल था, पुष्यमित्र शुंग, और अपने नोट्स के अंदर ये शुंग वंश का संस्थापक था, ये ध्यान रखना। शुंग वंश का संस्थापक था, ये ध्यान रखना। शुंग वंश का क्या था? संस्थापक था। अगर आपने इस तरीके का एक लाइन में इस तरीके का उत्तर लिखा है तो ये सवाल आपके बिल्कुल राइट रहेगा। 2 नंबर आपके 100%, 2 नंबर आपके आ गए यहां से। और ये मेरे केपी कॉलेज के सभी विद्यार्थियों के लिए 2 नंबर ये फिक्स है। इसको मुझे नहीं लगता है कि किसी विद्यार्थी ने इस प्रश्न को गलत किया होगा। अगर गलत किया है तो उसको किताब को, हमारे जो नोट्स हैं उनको बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है, अगर आपने गलत किया है तो। देखो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखो हमारी जो टीमें हैं बहुत अच्छे विद्वान हैं, सभी अपने एक एक प्रश्न आप देखो। जैसे आप ज्योग्राफी की देखो तो उसके अंदर भी सारे प्रश्न आपको मिले हैं। अपने राजनीति विज्ञान की देखो, इंग्लिश लिटरेचर की देखो, हिंदी साहित्य की देखो, आपको सारे सवाल मिलेंगे इसमें, बिल्कुल ये ध्यान रखना। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। अगर आपने ये लिखा है तो आपके 2 नंबर आ गए और अच्छा स्कोर होने जा रहा है। क्या हो रहा है? अगर आपने ये लिखा है तो। एक दिन किसी विद्यार्थी ने मुझे कहा कि सर, एक लड़की कह रही है सर कि आप मेरे अधीन रहे। तो मैंने कहा, मैंने एक डायलॉग सुना दिया कि सुनिएगा, कि हम वो रांझे हैं जो हीर तो रखते हैं, हम वो रांझे हैं जो कभी हीर नहीं रखते। हम वो रांझे हैं जो कभी हीर नहीं रखते, वर्ष तो रखते हैं लेकिन तस्वीर नहीं रखते। वर्ष तो रखते हैं लेकिन तस्वीर नहीं रखते। अगर तू जाना चाहती है तो जा, अगर तू जाना चाहती है तो जा। हम पायल तो रखते हैं लेकिन जंजीर नहीं रखते। हम पायल तो रखते हैं लेकिन जंजीर नहीं रखते। सुनिए, अगले बिंदु की ओर बढ़े। अगला जो हमारा जो प्रश्न रहेगा वो है, एक प्रश्न देखो जहां श्रीगुप्त नाम लिखा हुआ है, श्रीगुप्त। ये भी सीधा सा प्रश्न है, ये भी मेरे सभी बच्चों के राइट होगा। श्रीगुप्त है, वो गुप्त वंश के संस्थापक थे। अगर आपने इस तरीके का उत्तर लिखा है तो आपके प्रश्न बिल्कुल राइट रहेगा। श्रीगुप्त है, वे गुप्त वंश के संस्थापक थे। कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक थे। अगर आपने ये लिखा है तो आपके बिल्कुल 2 नंबर आएंगे। ये बिल्कुल सही रहेगा प्रश्न कि श्रीगुप्त कौन से? वे गुप्त वंश के संस्थापक थे। ये ध्यान रखना, गुप्त वंश एक स्वर्ण काल था। क्या था? स्वर्ण काल। अगर आपका प्रश्न परीक्षा में ये कई बार पूछा जाता है कि किस वंश को स्वर्ण काल कहते हैं, तो गुप्त वंश को स्वर्ण काल कहा जाता है।
उस समय इंडिया के पास किसी प्रकार की पैसे की कोई कमी नहीं थी। ऐसा कहा जाता है प्राचीन समय में कि भारत देश था वो पैसे वाला देश था। तो ये विदेशी जाति लोग थे, उनको अच्छा नहीं लगा। भारत में लूटपाट मचाने के लिए आगे शक आए, हुण आए, मंगोल आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, डच आए, डैनिश आए, बहुत सारी जातियां आई भारत को खोखला बनाने के लिए। तो तभी तो एक गाना बना है कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश हमारा, ऐसा हमारा भारत देश हुआ करता था। ऐसा नहीं है कि यहाँ सोने की चिड़िया उड़ती थी, नहीं बेटा। लेकिन उस समय भारत के पास हीरे, मोती, जवाहरात की, पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए इन विदेशी जाति इस भारत के अंदर आई है। ये ध्यान रखना। स्वर्ण काल इसलिए इसको कहा जाता है। ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, इस बार इसको स्वर्ण काल को नहीं पूछा गया। श्रीगुप्त है वो गुप्त वंश के संस्थापक थे, ये ध्यान रखना। संगम क्या है, ये प्रश्न है। ये दक्षिण भारत में जो संगम साहित्य को, ये संगम क्या है? तो दक्षिण भारत के जो कवियों और विद्वानों का जो संगठन हुआ करता था, और इस कवियों और विद्वानों का जो संगठन हुआ करता था उसको संगम कहा जाता था। और उनके द्वारा जो बहुत सारे जो ग्रंथ लिखे जाते थे उसको संगम काल कहा गया। ये तमिल भाषा के अंदर लिखा गया था। किसमें लिखा गया था? तमिल भाषा के अंदर ये लिखा गया था कि दक्षिण भारत में जो कवियों और बड़े बड़े विद्वानों का जो संगठन था उसको संगम कहा जाता था। और उसमें जो जितने भी ग्रंथ लिखा गया वो ग्रंथ है वो तमिल भाषा के अंदर लिखा गया था। ये ध्यान रखना है। एक प्रश्न और भी है, देखिएगा वो प्रश्न R37 क्या है? तो ये हड़प्पा सभ्यता की एक कब्र थी। देखो आपको अपन को कैसे पता चला कि हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो सबको दफनाते थे? क्या हमने इस सभ्यता को देखा? न हमने देखा, न आपने देखा, न हमने बाप किसी और ने देखा। तो हमें कैसे पता चला कि हड़प्पा सभ्यता प्राचीन समय के लोग सबको दफनाते थे? तो एक हमारा विभाग है जिनका नाम है पुरातत्व विभाग, और यही पुरातत्व विभाग है वो उत्खनन का कार्य किया करते हैं। उत्खनन का नाम है खुदाई करना। उत्खनन करना, खुदाई करना एक ही बात है। जमीन को खोदा गया इस विभाग के द्वारा, तो कुछ अस्थियां मिली। कोई पुरुष की अस्थियां थी, कुछ महिला की अस्थियां थी, और उसके साथ कुछ पशुओं को दफनाया गया था, कुछ मिट्टी के बर्तनों को दफनाया गया था। तो उन्होंने कहा, उनका मानना था कि अगले जन्म में इस मनुष्य को ये जो सारी वस्तुएं हम दफना रहे हैं उनको वापस प्राप्त हो। ये पुनः जन्म में विश्वास किया करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। ये एक प्रकार की कब्र थी। क्या थी? कब्र थी। ये ध्यान रखना। यानी R37 क्या था? ये एक प्रकार की हड़प्पा सभ्यता की एक क्या थी? कब्र। ये जो प्रश्न है कई बार आरपीएससी द्वारा आयोजित प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी कई बार ये सवाल पूछा गया है। तो ये ध्यान रखना, R37 क्या है? ये कब्र थी। ये ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता की, जिसमें शव को दफनाया जाता था और साथ में उनके साथ कई प्रकार के पात्रों को भी दफनाया जाता था, पशुओं को भी दफनाया जाता था, ताकि अगले जन्म में उनको वो पुनः प्राप्त हो। अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी पुनः जन्म में खूब विश्वास करते थे। ये तो हमने छोटे छोटे प्रश्नों की चर्चा की है। अब हम बड़े प्रश्न में अपनी भूमिका बने। छोटे प्रश्न में 10 सवाल दिए थे, उसमें से हमने जो वीडियो बनाए हैं उस वीडियो में से कम आपको 8 सवाल ऐसे के ऐसे मिले। 2 सवाल मात्र ऐसे थे जो आपको नोट्स में मिलेंगे, जो मैंने क्लास के अंदर चर्चा नहीं की है, क्योंकि ये कहीं भी प्रश्न कहीं इतने 10 सालों के अंदर कभी भी ये प्रश्न नहीं पूछा गया। जब भी मैं भी पढ़ता था उस समय ये बहुत बड़ा लेवल, हाई लेवल होता है। जो प्रश्न दिए गए थे ये होता उद्गाता, ये बहुत हाई लेवल के प्रश्न है। ये बड़ी बड़ी जो कंपटीशन एग्जाम के होता है ना उसके अंदर पूछा जाता है। लेकिन आपको अगर पूछा गया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं। मात्र 8 सवाल मिले हैं, बहुत आपको खुशी की बात है। ये ध्यान रखना, आप अपने कॉपी में नोट्स में जरूर चेक कीजिएगा और पूरे वीडियो के अंदर चलेगा।
अब हम बड़े प्रश्नों की चर्चा करेंगे। निबंधात्मक प्रश्न में कितने मिले, अब तो विद्यार्थी बताएंगे निबंधात्मक प्रश्न में कितने मिले। अब मैं तो उसमें कुछ भी बात नहीं बोलूंगा, मेरे विद्यार्थी बात करेंगे इसमें। आप मुझे जब भी मेरा वीडियो देखेंगे आप, तो उसमें मुझे बताना कि भाई कितने सवाल मिले, विद्यार्थी बताएंगे, मैं कुछ नहीं कह सकता, ये ध्यान रखना। और अभी मैं मेरे खुद के जो प्रश्न बनाए गए थे 20 प्रश्न, उसको मैं लेकर नहीं आया हूं, मैंने केपी कॉलेज के विद्यार्थी को दिया। हमारे वेबसाइट पे भी आपको उपलब्ध है सारा पेपर, उसको देख सकते हैं। ये दिया। यहां पर जो हम निबंधात्मक प्रश्न की बात करें तो एक प्रश्न ऐसा है, जब भी मैं गली में कोई विद्यार्थी हमारे जो कॉलेज के अंदर घूमता हुआ नजर आता है और इधर उधर जाता है, तो मैं एक ही बात बोलता हूं, बेटा इतिहास को जानने का स्रोत जरूर याद करना। प्रश्न परीक्षा में 100% गारंटी, और कई मैं बच्चों को गारंटी भी देता हूं प्रश्नों की, और इसकी गारंटी तो दी है। मेरा एक डायलॉग चलता है, मेरे केपी कॉलेज के विद्यार्थी को पता है, मैं यहाँ पर इस क्लास के अंदर इस डायलॉग को नहीं बयां करूंगा आपके सामने, ठीक है। तो मैंने इतिहास को जानने का स्रोत, ये मैंने फर्स्ट बार जब हमारे नए विद्यार्थी होते हैं उनके सामने बोल, तो ये सवाल परीक्षा में ऐसा कैसा आया, मैं इतिहास को जानने के स्रोत, इतिहास को जानने का स्रोत, स्रोत का वर्णन कीजिए, ये प्रश्न परीक्षा के अंदर आया, ये बड़े वाले प्रश्न में पहला सवाल ये दिखाई। और दूसरे नंबर पर अगर सवाल दिया है वो है मध्य पाषाण कालीन संस्कृति की विशेषता कौन सी थी। दोनों बिल्कुल सरल था, जिसको भी जो प्रश्न अच्छा लगा उस विद्यार्थी ने वो वाला प्रश्न किया है, तो ये ध्यान रखना है। तो इतिहास को जानने का स्रोत क्या है, इतिहास को सुव्यवस्थित रूप से अच्छी तरह से समझने के लिए इतिहास को जानने के स्रोत को सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में, ये ध्यान रखना। पहला है वो साहित्य स्रोत से, क्या है, अगर आपने इस तरीके का लिखा है, मैं शॉर्ट में बताऊंगा, पूरा नहीं बताऊंगा, इतना समय हमारे पास नहीं है। साहित्य स्रोत। दूसरा हमारे जो नंबर है वो है पुरातात्विक स्रोत, आपको इस तरीके का लिखना था, वो पुरातात्विक स्रोत। आपने इस तरीके का अगर लिखा है तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आने की पूरी संभावना रहेगी, पूरे नंबर, ये ध्यान रखना है। कौन सा प्रश्न है ये? इतिहास को जानने का स्रोत, साहित्य स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत, ये ध्यान रखना। अब साहित्य स्रोत में क्या कौन कौन से आते हैं साहित्य? तो एक आता है धार्मिक साहित्य, क्या आता है? धार्मिक साहित्य। और दूसरा आता है हमारा ऐतिहासिक साहित्य, धार्मिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य, ये ध्यान रखना है। इसमें धार्मिक साहित्य की हम चर्चा करेंगे, साहित्य स्रोत। और साहित्य स्रोत में क्या है? साहित्य स्रोत के अंदर कौन कौन सा क्या आता है, ये ध्यान रखना। तो ये धार्मिक साहित्य है साहित्य स्रोत में, और धार्मिक साहित्य में आपको ये बिंदु लिखने थे, मैं आपको बता रहा हूं। इसमें आपको लिखना था धार्मिक साहित्य के अंदर ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, ये आपको लिखा आपने एक पॉइंट। दूसरे नंबर का पॉइंट की बात करें जैन साहित्य, इस तरीके का आपको लिखना था। तीसरे नंबर की बात करें बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। और अगर बात करें चौथे नंबर की, अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य। अगर आपने इस तरीके के बिंदु लिखे, उसके अंदर लिखे, आपका प्रश्न बिल्कुल राइट रहेगा साहित्य स्रोत में। ब्राह्मण साहित्य के अंदर क्या आते हैं? आरण्य आता है, उपनिषद आते हैं, रामायण आता है, महाभारत आता है, वेद आता है, पुराण आते हैं, ये ब्राह्मण साहित्य में। आपने इस तरीके के बिंदु लिखे हैं ब्राह्मण साहित्य में, आपने वेद के बारे में चर्चा की है, उसमें आपका बिल्कुल सही प्रश्न रहेगा। आपने अगर आरण्य के बारे में लिखा है, ये भी आपका सही रहेगा।
आपने पुराण के बारे में लिखा है, ये भी आपके बिल्कुल सही रहेगा, ये ध्यान रखना। वेद, आरण्य, पुराण, उपनिषद, उपनिषद ये ब्राह्मण साहित्य की बात कर रहे हैं। रामायण, महाभारत, रामायण, महाभारत, ये ध्यान रखना। इतने सारे बिंदुओं पर अगर आपने चर्चा की है तो आपका सवाल बिल्कुल राइट है। ये मैंने तो बहुत लंबा बता दिया। अगर आपने 10 पॉइंट पे भी अगर चर्चा की है अच्छी तरह से तो भी आपके पूरे में से पूरे नंबर आने की संभावना रहेगी, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये ध्यान रखना। और जहां तक मुझे लगता है कि केपी कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए इतिहास को जानने का सोच वाला जो प्रश्न है वो बिल्कुल गलत नहीं होगा, ये मेरा विश्वास बोलता है, ध्यान रखना। धार्मिक साहित्य में इतने सारे बिंदु थे, अगर आपने 2 बिंदु भी लिखे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल राइट रहेगा प्रश्न। आपने मात्र 2 बिंदु लिखे हैं तो भी आपके बिल्कुल सही रहेगा, उसको कोई गलत नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। अब सीधा हम आते हैं जैन साहित्य में। अब जैन साहित्य कौन सा है? जैसे परिशिष्ट पर्वन है, भगवती सूत है, परिशिष्ट पर्वन है, भगवती सूत है। ये जो हमारे थे भद्रबाहु सरित है, परिशिष्ट पर्वन है, भगवती सूत है, ये हमारे जैन साहित्य थे। कौन से साहित्य थे? जैन साहित्य। कई बार ये सवाल परीक्षा में पूछा जाता है कि 3 जैन साहित्यों के नाम बताओ, तो आपको उस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरे नंबर की हम बात कर रहे हैं वो है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में दीपवंश है, आपने लिखा, मुझे लगता है लिखा है आपने, दीपवंश, महावंश, त्रिपिटक, दीपवंश, महावंश, त्रिपिटक अगर आपने लिखा है तो आपका अंगूतर निकाय अगर लिखा है तो आपका बिल्कुल सवाल राइट रहेगा। आपको पेज भरने में आसानी रही होगी मुझे लगता है। ज्यादा से ज्यादा मुझे अगर आपने कॉपी के अंदर कम से कम आपको 17 से 18 पेज भरने ही चाहिए थे। अगर कोई विद्यार्थी ऐसा है सर मैंने तो 11-12 पेज ही भरे हैं, तो कोई बात नहीं, आगामी जो भी परीक्षा है उसमें ध्यान रखिएगा, आपको ज्यादा से ज्यादा पेज भरने का प्रयास करना है। उसका भी थोड़ा ऐसे नहीं है कि आप पूछा जाता है इतिहास को जानने का स्रोत और आप लिखते हैं लोकतंत्र किसे कहते हैं, तो कोई तालमेल और नहीं खाता है इस बात को लेकर, ये ध्यान रखना है। आपको इससे रिलेटेड ही बात करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना ब्राह्मण जैन साहित्य में। अब हम बात करें सर ऐतिहासिक साहित्य कौन से हैं। देखो इतिहास से जुड़े हुए हैं। देखो इस बार ऐतिहासिक साहित्य के बाद अर्थशास्त्र है, वो हमारा ऐतिहासिक साहित्य रहेगा। अर्थशास्त्र ये हमारा जो ऐतिहासिक साहित्य था, अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र को लिखने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वो था विष्णुगुप्त है, जिनका अन्य नाम है चाणक्य है, कौटिल्य है, कई नामों से उनको पुकारा जाता था। ये हमारे ऐतिहासिक साहित्य के अंदर आते थे। और दूसरे हम बात करें तो महाभाष्य, ये भी ऐतिहासिक साहित्य के अंदर आता है। तीसरे नंबर पर हम बात करें तो वो है राज तरंगिणी, ये भी ऐतिहासिक साहित्य के अंदर आता है। राज तरंगिणी ये भी ऐतिहासिक साहित्य के अंदर आता है। एक हम बात करें तो हर्षचरित, ये भी ऐतिहासिक साहित्य के अंदर आता है। हर्षचरित, हर्षचरित आपको मैंने ये बताया था कि यहां से सवाल जरूर बनेगा। इस बार ऐसा संजोग रहा कि यहां से सवाल कोई नहीं आया। कभी कभार हो जाता है संजोग, लेकिन हर बार यहां से प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि भाई अर्थशास्त्र किसने लिखा, तो सभी विद्यार्थियों ने अनुमान उठावे कि भाई अर्थशास्त्र चाणक्य साहब ने लिखी। तो दूसरा अगर हम बात करें तो महाभाष्य किसने लिखा, तो ये पतंजलि भाई साहब ने लिखा था। आजकल पतंजलि के प्रोडक्ट बहुत बिक रहे हैं और बहुत अच्छी, ये ध्यान रखना। राज तरंगिणी किसने लिखा, तो पास में एक विद्यार्थी बैठा, उसने बताया कि कर्ण ने लिखा था। अगर आपने इस तरीके का लिखा है तो सवाल बिल्कुल राइट रहेगा। हर्षचरित किसने लिखा, तो ये बाण भट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखा गया था। अगर आपने इस तरीके का अगर लिखा है तो आपका सवाल बिल्कुल राइट रहेगा, ये ध्यान रखना। ये तो हमारे साहित्य स्रोत की हमने बात की है। अगर आपने 4 बिंदुओं पर भी चर्चा की है तो भी प्रश्न आपका राइट है। मैंने बहुत सारे बिंदु लिखवा रहा हूं, आपने 3 बिंदुओं पर भी बात की है साहित्य स्रोत में, तो भी अच्छी बात है। दूसरा पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो उसमें आपका आएगा अभिलेख। क्या आएगा? अभिलेख। अगर आपने अभिलेख लिखा है, सिक्के ये भी पुरातात्विक स्रोत में आता है। मोहरे ये भी पुरातात्विक स्रोत में आता है। स्तंभ ये भी पुरातात्विक स्रोत के अंदर आता है। मिट्टी के बर्तन
ये भी पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अभिलेख, सिक्के, मोहरे, स्तंभ और मिट्टी के बर्तन और स्तूप भी आप लिख सकते हैं, ये भी पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। इस तरीके का अगर आपने बिंदु लिखे हैं तो आपके प्रश्न बिल्कुल राइट रह गए हैं, आपको पूरे में से पूरे नंबर आने की पूरी संभावना है। तीसरे नंबर की हम बात करें, एक विदेशी यात्रियों की यात्रा वरदान। इसमें आपको सिर्फ 3 आदमियों के अगर नाम, आपने 3 व्यक्तियों के नाम याद किए हैं, उनके बारे में अगर आपको पता है तो भी देखो, एक में आपको लिखा, एक चीनी यात्री आया था चीन से घूमने के लिए, बड़ा शौकीन आदमी था घूमने का, तो वो इंडिया में घूमने के लिए आया। उस समय एक राजा साहब हुआ करते थे जिनका नाम था हर्षवर्धन, और उस हर्षवर्धन के शासन काल में आया। अगर विदेशी यात्रियों की यात्रा वरदान में अगर आपने नाम लिखा है हैंसांग का, तो ये चीनी यात्री रहेगा, विदेशी यात्री है। आपने अगर नाम लिखा है फायान का, ये भी विदेशी यात्री है, चीनी यात्री। अगर आपने लिखा है इति सिंह, तो ये भी चीनी यात्री हैं जो भारत में, इंडिया में घूमने के लिए आए थे। और हैंसांग भाई साहब ने तो एक पुस्तक लिखी जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था कि सीयूकी नामक पुस्तक किसने लिखी थी 2018 की भर्ती परीक्षा के अंदर, तो आप लिखेंगे हैंसांग ने सीयूकी नामक पुस्तक लिखी थी, ये ध्यान रखना। दूसरे नंबर की हम बात करें, फायान। क्या है? फायान। और फायान ने पुस्तक लिखी थी फो को की, ये ध्यान रखना, इस पुस्तक का नाम था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इति सिंह भी भारत, इंडिया में घूमने के लिए आए हैं। एक हम बात करते हैं इस यात्रियों की यात्रा वरदान में, हेरोडोटस का नाम बड़ा अच्छा लिया जाता है, हेरोडोटस। अब आपको पता होना चाहिए कि हेरोडोटस भाई साहब क्या है। अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। कमेंट में जरूर बताइएगा कि हेरोडोटस कौन है, ये आपके लिए रखा जाता है कि हेरोडोटस कौन था। जब जिस भी विद्यार्थी को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हेरोडोटस के बारे में, ये आपके लिए रखा गया है, ये ध्यान रखना। दूसरी हम बात करेंगे, 10 नंबर की बात करें, एक तारानाथ जी भाई साहब थे, तिब्बत से आए थे, उनको भी रहा नहीं गया, चलो इंडिया में घूमने के लिए चलते हैं। तो तारानाथ जी तिब्बत के रहने वाले थे भाई, तारानाथ। कौन थे? तारानाथ। ये तारानाथ जी ने एक पुस्तक लिखी थी, इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगली बार जो सप्लीमेंट्री वाला एग्जाम हुआ था बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए, सप्लीमेंट्री वाला, उसके अंदर ये बेटा सवाल पूछा गया था कि तारानाथ ने कौन सी पुस्तक लिखी? कंगूर नामक पुस्तक किसने लिखी थी? कंग्यूर नामक पुस्तक किसने लिखी थी? कंग्यूर नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये कोई नाम है अटपटा, सर याद भी नहीं होता, तो ये ध्यान रखना, ये तारानाथ जी ने लिखी थी। अगली बार अगर प्रश्न आ जाए तो यहां से सवाल जरूर पूछा जाएगा। अगर आपने इस तरीके का अगर प्रश्न किया है, उसमें अगर आपने 10 बिंदुओं पर, मैंने तो बहुत सारे बिंदु लिखे हैं, आपने अगर मात्र 10% 10 बिंदुओं पर अगर आपने चर्चा की है या उसमें 10 बिंदुओं पर लिखा है, तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आएगा, ये मेरा विश्वास बोलता है, और ये सभी विद्यार्थियों के राइट रहेगा, ये ध्यान रखना। चलिएगा अगले प्रश्न की बात करें। कई विद्यार्थी कहते हैं सर मुझे तो इतिहास को जानने का स्रोत तो समझ में ही नहीं आया, तो आइए मध्य पाषाणकालीन संस्कृति पर चर्चा करते। मध्य पाषाणकालीन संस्कृति पर चर्चा करेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पर अथवा में यह प्रश्न दिया गया था, निबंधात्मक प्रश्न की बात कर रहे हैं। मध्यकालीन संस्कृति, मध्यकालीन संस्कृति में आपको क्या लिखना था? मध्यकालीन संस्कृति की विशेषताएं क्या थी? मध्यकालीन संस्कृति की विशेषता क्या थी? अगर किसी विद्यार्थी ने डायरेक्ट उत्तर लिखा है तो अच्छे नंबर नहीं आएंगे, डायरेक्ट उत्तर लिखा है तो अच्छे नंबर आपके नहीं आएंगे। आपको अगर आपने व्यवस्थित तरीके से अगर इसका उत्तर लिखा है तो आपके अच्छे नंबर आने की पूरी संभावना रहेगी। अब कैसे? पहले आपको उसका परिचय लिखना था। परिचय आपको पता है, परिचय मात्र 5 लाइन के अंदर देना है। मध्य पाषाणकालीन संस्कृति क्या थी? पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के जो मध्य का भाग था वो मध्य पाषाणकालीन संस्कृति कहलाता था। और इस काल में हमें छोटे औजार मिले, इसलिए उसको अणु काल, अणु औजार काल और छोटा काल कहा जाता था।
देखो इसके अगर हम बात करें परिचय में, तो ये आपने अगर थोड़ा बहुत परिचय लिखा है, पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल व नव पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य को बीच, नव पाषाण काल के बीच के काल को मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल कहा जाता था, कहा जाता था। इस काल के दौरान छोटे छोटे औजार मिले, छोटे छोटे क्या मिले, औजार मिले। इस काल में छोटे छोटे औजार मिले, छोटे छोटे औजार मिले। इस काल में छोटे छोटे औजार मिले, क्या मिले थे, छोटे छोटे औजार। इसलिए इस काल को अणुकाल, इसलिए इस काल को, इसलिए उस काल को अणुकाल, छोटा काल, अरे औजार काल कहा जाता है। औजार काल कहा जाता था, छोटा काल था, अणुकाल औजार काल इसको कहा गया था, ये ध्यान रखना। इस काल में मनुष्य को कृषि और पशुपालन के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं था। पशु तो पालते थे, कृषि भी करते थे, उनको पशुपालन के बारे में और कृषि के बारे में बिल्कुल पता नहीं था, ये ध्यान रखना मध्य पाषाण काल में। अगर आपने इतना थोड़ा बहुत भी इसका ये उत्तर लिखा है, परीक्षा में इतना शब्द लिखा है, तो आगे वाला जब आपकी कॉपी चेक करेगा और कहेगा, अगर मुख्य ब्लैक पेन से दर्शाया है कि जिस विद्यार्थी की मैं कॉपी चेक कर रहा हूं, इसका मतलब वो विद्यार्थी बहुत इंटेलिजेंट है, होशियार है, तभी उसने परिचय लिखा है। परिचय आपको डेकोरेशन में लिखना है, ब्लैक पेन से आपने मुख्य बिंदुओं को अंकित करना है और फिर सारे मुख्य बिंदु को आपको लिखने थे। अब यह ध्यान रखना है, उसके अंदर अगर पूछा जाता है विशेषता में, हम क्या पूछेंगे कि जो मध्य पाषाण काल की संस्कृति के लोग थे, उनके औजार कैसे थे, ये किन किन औजारों का उपयोग करते थे, क्या चाकू का उपयोग करते थे, स्पेंडर का, पॉइंटर का, कौन कौन से स्केपियर जो भी है, ओकली है, मूसल है, किन किन जो औजारों का उपयोग करते थे। इन औजारों का उपयोग क्या वो शिकार करने के लिए करते थे या कोई वस्तुओं को काटने के लिए करते थे, वो मैंने इतना नहीं बताऊंगा, केवल पॉइंट पर चर्चा करेंगे अपन। ध्यान रखना, औजार लिखना है इसकी विशेषता में। दूसरा है कि मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के लोगों के हथियार कैसे थे, किसके बने हुए थे। अगर पाषाण का नाम आया है तो ये पत्थर के बने हुए थे, ये ध्यान रखना। पाषाण, मध्य पाषाण काल, कई पत्थर के भी बने हुए थे, ये ध्यान रखना। तो हथियार उनके किस तरीके से थे और उस हथियारों का उपयोग वो किसके लिए करते थे, उस पर आपको लिखना था। दूसरा है उनका निवास स्थान, निवास स्थान कौन सा था। ये जो लोग थे वो कहां पर रहते थे, क्या ये झोपड़ियों में रहते थे, क्या नदी के किनारे रहते थे, क्या घास फूस की झोपड़ियां बनाकर रहते थे, क्या गुफाओं में रहते थे। तो अगर इसके बारे में लिखना था आपको, निवास स्थान की बात कर रहे हैं, ये आपकी विशेषता थी। औजार है, हथियार है, निवास स्थान है, और उनका भोजन क्या था। ये जो हमने बताया कि मध्य पाषाण कालीन जो संस्कृति के लोग हैं, भोजन क्या करते थे, क्या वे अन्न का उपयोग करते थे। अगर अन्न का उपयोग नहीं करते थे तो क्या पशुओं का शिकार करते थे। अगर शिकार करते थे तो कौन कौन से पशुओं का शिकार करते थे, इसके बारे में आपको चर्चा करनी थी। जहां तक मुझे लगता है कि मेरी जो ऑफलाइन क्लासेस चली थी 2-3 दिन, भारी तादाद में विद्यार्थी मौजूद थे, मेरे पास वीडियो भी पड़े हैं। जो विद्यार्थी इस क्लास के अंदर मौजूद था, तो मैंने इसके सारी मध्य पाषाण कालीन संस्कृति पर सारी बातें की है, विशेषता के बारे में, इतिहास के बारे का स्रोत से मैंने पढ़ाया, इस पर भी हमने चर्चा की है उस क्लास के अंदर, और मध्य पाषाण कालीन संस्कृति पर विशेष चर्चा की है मैंने, ये ध्यान रखना। अगर आप उसमें मौजूद हैं तो भोजन उनका कैसा था, उनकी धार्मिक क्रिया कैसी थी। अब सर कहेंगे सर सारे बिंदु समझ में आया, सीधा सा उत्तर था, तो सर धार्मिक क्रिया क्या थी। कई विद्यार्थियों के दिमाग में ये भी सवाल है। तो धार्मिक क्रिया के मतलब है उनके धर्म के प्रति, ये अपने शव को दफनाते थे, क्या ये शव को जलाते थे,
क्या ये जानवरों को खाने के लिए छोड़ते थे, इनके बारे में, उनकी धार्मिक क्रिया के बारे में हमें चर्चा करनी थी कि ये दिन की धार्मिक क्या उनको भगवान के प्रति श्रद्धा थी, अगर भगवान थे तो वो किसको भगवान मानते थे, इन पर सारी बिंदुओं पर अपन चर्चा करनी थी। ये ध्यान रखना, धार्मिक क्रिया यानी उनकी जो धार्मिक क्रिया कैसे संपन्न होती थी, सबको दफनाते थे, सबको जलाते थे, या जानवरों को खाने के लिए बीच राख के अंदर छोड़ देते थे, तो इस पर चर्चा करनी थी। दूसरा है कंधार कला। कल देखो कंधार कला क्या है, अब सभी के दिमाग में ये भी सवाल चल रहा होगा, सर मैंने कंधार कला का पॉइंट तो लिखा लेकिन इसके अंदर क्या लिखना था, तो मैं आपको बताऊंगा। कंधार कला का मतलब होता है कि बहुत से बड़ी बड़ी जो पहाड़ियां होती थी, विद्यांचल नामक जो एक पहाड़ी थी, प्राचीन समय की हम बात करें तो उस समय, प्राचीन समय में उन पहाड़ियों के ऊपर जो चित्र बनाए गए, जो जानवरों के चित्र बनाए गए, पेड़ पौधों के चित्र बनाए गए थे, तो उसको कंधार कला कहते थे। जो पहाड़ों के ऊपर जो जानवरों पशुओं के जो चित्र बने हुए थे उसको कंधार कला के नाम से जाना जाता था। ये ध्यान रखना, ये उस समय किसके चित्र बनाए थे, कौन कौन से पशुओं को पालते थे, किसका शिकार करते थे। तो अगर आपने इस तरीके का बिंदु लिखा है तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आने की पूरी संभावना रहेगी, उसमें एक भी नंबर आपके नहीं कटेगा। ये ध्यान रखना। मध्य पाषाणकालीन संस्कृति की अपन बात करेंगे, तो इस बात पर अपन और भी अगले बिंदु की अपन बात करेंगे। अगला जो हमारा बिंदु है, देखो इसकी बात तो मैंने इतनी बार की है, जितना कहूं उतना कम है। सभी विद्यार्थियों को पता है कि सर सिर्फ ये 2-3 प्रश्न तो ऐसे हैं, उनकी सारी हर बार ही चर्चा करते रहते थे, ये ध्यान रखना। अब एक और प्रश्न चर्चा का विषय रहेगा, जो अगला प्रश्न चर्चा का विषय रहा है, ये भी मैंने डायलॉग में बोला है, वो मेरा डायलॉग केपी कॉलेज में चलता है, आप देख लेना, जो बच्चों को केपी वालों को पता है, ये ध्यान रखना। तो इस पर अपन चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न की बात करें अपन, सारे प्रश्न आज आपको बताऊंगा, किसके प्रश्न कितने राइट हुए, कितने नंबर आने की संभावना रहेगी, आप उसको देख सकते। अगला जो हमारा जो प्रश्न रहेगा वो है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इससे ये प्रश्न पूछा गया है। थोड़ा बहुत चेंज कर दिया विद्यार्थी को गुमराह करने के लिए। अब कहते हैं मारवाड़ी में डापा सुख करवा वास्ते, तो उन्होंने क्या कर दिया, उसको गुमराह करने के लिए विद्यार्थी को उल्टा कर, थोड़ा बहुत। मुझे पता है मेरे विद्यार्थी नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने उनको पहले से ही क्लास में सारी बातें पर चर्चा की करके रखी थी। ये प्रश्न वही है जो हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन, हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक स्थिति, हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति और हड़प्पा सभ्यता की कला। अगर आप इनमें से कोई भी प्रश्न करके आए तो आपका प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं रहेगा, पूरे में से पूरे नंबर आने की आपकी संभावना रहेगी। ये ध्यान रखना। हड़प्पा सभ्यता पर आप निबंध लिखिए, जितना भी हड़प्पा सभ्यता में आपको याद है सारा उसके अंदर लिख दो, पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। ये 100% आपके पूरे में से पूरे नंबर आने की पूरी संभावना बनी रहेगी, ये ध्यान रखना है। और हे माधव, वो मुझे फिर से जलाना चाहती है। हे माधव, वो मुझे फिर से जलाना चाहती है, माधव उनको समझाओ। हे माधव, वो मुझे फिर से जलाना चाहती है, माधव उनको जाकर समझाओ कि आग में, माधव उनको जाकर समझाओ कि राख में कभी आग नहीं लगती, राख में कभी आग नहीं लगती। ये ध्यान रखना। अब आपको जलाने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना। चलिए अपन बिंदु की ओर बढ़ते हैं। बहुत मुझे खुशी है मेरे, देखो आप लोगों ने अगर ये सवाल राइट किए है तो अगला बिंदु आपको पहले उसका परिचय लिखना था। अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको परिचय याद है तो देखो, हड़प्पा सभ्यता की हमने बहुत सारी बात की। हड़प्पा सभ्यता जैसे हम बात करें तो विश्व में बहुत सारी सभ्यता है। देखो मिस्र की सभ्यता है, बेबीलोन की सभ्यता है, साइबेरिया की सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है जिसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो सारी सभ्यता है वो नष्ट हो चुकी है, केवल हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है वो आज भी जीवित है। इसके बहुत सारे कारण हैं जो मैंने कई बार आपको बताया है। उसके कारण तो क्या होंगे कि जो हमारे वर्तमान के जो नियम जो चल रहे हैं,
जो रीति रिवाज हैं, जैसे हम बात करेंगे वर्तमान में जो भारतीय सभ्यता के लोग हैं भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की भी भगवान शिव जी की पूजा करते थे। अब ये कहते कैसे पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता भगवान शिव जी की पूजा करते थे? उत्खनन किया गया, कुछ ऐसी मूर्तियां मिली तो इतिहासकारों ने कहा कि वे भगवान शिव जी की पूजा करते थे। उत्खनन किया गया तो कुछ स्त्री की मूर्तियां मिली, इसके पेड़ से जो पौधा निकला हुआ था, बहुत सारी मूर्तियां मिली, तो उन्होंने कहा कि ये भगवान चामुंडा माता की पूजा किया करते थे। चामुंडा माता, आज देखो नवरात्रि का पहला दिन है और मां चामुंडेवार का हमने नाम भी लिया है। तो देखो आज नवरात्रि के दिन आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं इतिहास जिज्ञासु, आप सुनिएगा। ये जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज 1921 में दयाराम सानी और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अब क्या जरूरत पड़ी उनकी खोज करने के लिए? तो हम अंग्रेजी शासनकाल था, अंग्रेजों को ईंटों की जरूरत पड़ी। अब कहां से लाए? तो अंग्रेजों ने बहुत सारे खोजबीन शुरू कर दी, इंडिया में कोने कोने में जाकर खोजबीन शुरू कर दी, तो उनको एक स्थान मिला। अब ये हड़प्पा है वो पाकिस्तान में है। सर के पाकिस्तान में तो इंडिया की बात क्यों कर रहे हैं सर? तो क्या होता, पहले जो पाकिस्तान था वो इंडिया में शामिल था, बाद में जो हमारा जो उस समय जो पाकिस्तान है वो भारत से क्या हो गया, अलग हो गया था। तो अब वो पाकिस्तान में, पहले इंडिया में था। तो उन्होंने खोजबीन शुरू कर दी, एक टीला मिला और टीले की खुदाई कर दी और वहां पर ईंटें मिली, तो उस स्थान का नाम था हड़प्पा। तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का अगर दूसरा नाम है वो हड़प्पा है और उसको सिंधु घाटी सभ्यता का तोरण द्वार कहते हैं। अगर आपने ये लिखा है तो भी अच्छी बात है। 1921 में दयाराम सानी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, सिंधु घाटी सभ्यता की दयाराम सानी ने। ये आपने अगर थोड़ा बहुत लिखा है। दूसरा आपको यहाँ पर लिखना था सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन से थे। और स्थल की बात करेंगे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनावली, लोथल, धोलावीरा, सूरकोटड़ा, देमाबाद, रंगपुर, इतने सारे जो स्थल हैं, मांडा आपने नाम सुना होगा। ये सारे जितने भी स्थल हैं ये हड़प्पा सभ्यता के स्थल थे। हर बार सवाल पूछा जाता है कि 4 हड़प्पा सभ्यता के केंद्रों के नाम बताओ, तो आपने परिचय में ये सारे हड़प्पा सभ्यता के केंद्रों के नाम लिखने थे। आपके 5 लाइन इसके अंदर पूरी हो जाती। एक यहाँ पर भी आप नाम लिख सकते हैं कि जो हड़प्पा था वो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का तोरण द्वार कहते हैं, तोरण द्वार, क्योंकि ये पहला स्थल यहां से प्राप्त हुआ था, ये ध्यान रखना। बाकी बहुत सारी बातें हैं। उनकी धार्मिक क्रिया की बात करें, ये तुलसी पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। उनकी अगर बात करें अपन धार्मिक क्रिया में तो वो सबको दफनाते थे। क्या दफना, आपको सारा मैटर इस परिचय के अंदर कम से कम 5 लाइन के अंदर इस तरीके से आपको लिखना था, तो आपके अच्छे नंबर आने की पूरी संभावना रहेगी। वैसे मुझे लग रहा है मेरे विद्यार्थियों ने ये प्रश्न बहुत अच्छी तरह से सही किया होगा, ये मेरा विश्वास बोलता है, ये ध्यान रखना। इसमें देखो आपको लिखना था, जैसे सबसे पहले आपने अगर नगर नियोजन की अगर बात की है तो भी ये प्रश्न राइट है। किसी ने कला के बारे में चर्चा की है तो भी प्रश्न चर्चा का विषय रहेगा, राइट रहेगा, बिल्कुल ये ध्यान रखना। तो आपने यहां पर लिखना था, पहले तो अपन नगर नियोजन की बात कर देते हैं। नगर नियोजन, नगर नियोजन में आपको लिखना था कि उस समय के जो भवन कैसे थे, उस समय के नगर कैसे थे, उस समय की नालियां कैसी थी, उस समय की सड़कें कैसी थी, उस समय की रोशनी कैसी थी, उस समय के स्नानागार कैसे थे। इन पर अगर चर्चा की प्रश्न बिल्कुल राइट रहेगा। स्नानागार कैसे थे, उस समय के अन्नागार कैसे थे, इस पर हमने सारी बात कई बार आपको चर्चा की है। ये पे अगर आपने लिखा बिल्कुल सवाल राइट है। अपन हड़प्पा सभ्यता के लोगों की अगर हम बात करें, हड़प्पा सभ्यता की अपन चर्चा कर रहे हैं तो आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन में कृषि पशुपालन, आर्थिक जीवन में थोड़ा बहुत आप लिख सकते थे कृषि पशुपालन, पशुपालन कृषि है, पशुपालन है आपने लिखा है। तो उस समय जो उद्योग धंधे हैं वो आप लिखा है। आर्थिक जीवन में उस तरीके के साथ बात करें। सामाजिक जीवन में वर्ण परिवार समाज, सामाजिक जीवन की बात करेंगे तो उसमें आपने वर्ण परिवार है, समाज कैसा था, वर्ण कैसा था, परिवार कैसा, समाज कैसा था। तो समाज परिवार वर्ण वो वगैरह कैसे थे, उनका भोजन श्रृंगार कैसा था, ये अपने सामाजिक जीवन की अगर हम बात करें भोजन और श्रृंगार कैसा था। अपने कला की बात करें उस समय मूर्ति कला कैसी थी, चित्रकला कैसी थी,
और संगीत कला कैसी थी, ये उनकी कला के क्षेत्र की बात करें। मूर्ति कला, स्थापत्य कला है, मूर्ति कला है, चित्रकला है। अगर आपने उस सारे बिंदुओं पर अगर आपने ये भी सवाल लिखा है, पूरे नंबर आने की संभावना है। आपने ये तो मैंने बहुत सारे बिंदु लिखवाए, इतने सारे बिंदु लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 7 बिंदुओं पर ही सच्चा की है तो भी प्रश्न आपका बिल्कुल राइट है। मैंने तो बहुत सारा बिंदु लिखवाए हैं, ये यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपने ये सवाल भी किया है तो भी प्रश्न आपका बिल्कुल राइट रहेगा, पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, ये मेरा विश्वास बोलता है। मैं 5 साल से यहाँ पर सभी बच्चों को यहाँ पर सेवा दे रहा हूं, तो ये ध्यान रखना है, ये आपके बिल्कुल राइट रहेगा। इतना भी लिखा है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखो, अगर आपने थोड़ा बहुत और भी याद है, नगर नियोजन लिखे, उसके पतन के कौन से कार्य जिम्मेदार थे। अगर जिंदगी के अंदर किसी का विकास हुआ है, किसी की उन्नति हुई है, तो उसके जीवन में पतन के कारण भी बहुत जिम्मेदार हुआ करते हैं। जीवन के अंदर अपन कहते हैं कि घोड़ू हमेशा बहादुर है, वो दौड़नू वो छोड़े, तो आपको हमेशा क्या होता है, दौड़ते रहना चाहिए। अगर आपने बांधा घोड़े को किसी और ऐसे ही रहा तो फिर वो क्या होता है, धीरे धीरे दौड़ना बंद कर देता है। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे। अगर आपने पतन के कारण में बात करेंगे, बाढ़ आ गई तो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता को ले डूब गई। भूकंप आ गया, सिंधु घाटी सभ्यता को ले डूबा। भूकंप, बाढ़, संक्रामक रोग आ गया, सिंधु घाटी सभ्यता को ले डूबा। संक्रामक रोग अभी हमारे भी आया था, वो कोरोना नामक, तो यह संक्रामक रोग। जलवायु परिवर्तन, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण था। बाढ़, भूकंप, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण का सूखा होना, ये सारे जो बिंदु थे, ये हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण है। अगर आपने इतना ही सच्चा किए तो भी प्रश्न आपका राइट रहेगा। और पतन में 4 बिंदु लिखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात आपने लिखे आए हैं। अब आगे वाले के ऊपर फर्क पड़ेगा, यार बहुत अच्छी कॉपी चेक कर रहा हूं भाई, उसने तो इतना लिखने को मैंने इतना ही बोला था, इसने तो इतना सारा मैटर लिख दिया। तो वो इंटेलिजेंट होशियार बच्चों की श्रेणी के अंदर आता है। तो आप चलो 4 से 3 बिंदु, इसमें से अगर एक बिंदु भी लिखा है तो भी आपके प्रश्न बिल्कुल राइट रहेगा। चलेगा, हम अगले बिंदु की हम बात करें, अगले प्रश्न की अपन बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, तो इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। ये पेपर के अंदर एक बार देख लेते हैं। ये हमारा क्लास में चर्चा का विषय रहा था प्रश्न, जो क्लास में एक आगामी जो प्रश्न था वो भी चर्चा का विषय है, दोनों आपको पता ही है। अब मेरे को बोलने की बार बार जरूरत नहीं है। और अब जो प्रश्न बताने जा रहा हूं वो तो बहुत चर्चा का विषय रहा है, ये ध्यान रखना। अशोक के धम्म क्या है, और उस धम्म में प्रसार के जो कौन, यानी प्रसार के उन्होंने कौन सा कार्य किया, प्रसार करने के लिए क्या क्या कार्य किया अपने बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए, ये ध्यान रखना। चलिए अशोक के धम्म की चर्चा करते हैं। अशोक के धम्म पर हम चर्चा करेंगे। अशोक के धम्म की बात करते हैं। अशोक का धम्म, ये प्रश्न, अशोक का धम्म में आपको क्या लिखना था, अशोक का दंभ के प्रसार के कौन सा प्रश्न था, अशोक के प्रसार के किए गए कार्य। अब पहली बात तो आपको यहाँ पर परिचय लिखना था कि अशोक, सम्राट अशोक है मौर्य काल का सबसे अच्छा शक्तिशाली शासक था। बाद में उसका हृदय परिवर्तन होता है किसी कारणवश, क्योंकि सम्राट अशोक ने, ऐसा कई विद्वानों का, कई इतिहासकारों का कहना है कि सम्राट अशोक ने, बौद्ध ग्रंथ का कहना है, कई ग्रंथों में लिखा हुआ है कि सम्राट अशोक ने अपने 99 भाई की हत्या करने के बाद राज सिंहासन प्राप्त किया था, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, अगर हम बात करें सम्राट अशोक की, ये मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के बाद में उसका हृदय परिवर्तन हुआ, वहां पर खून व रक्त की नदियां बहने लगी। मैं परिचय में बता रहा हूं, इतना समय नहीं है इसलिए, ठीक है। तो उसका हृदय परिवर्तन हुआ, और हृदय परिवर्तन होने के बाद उसने युद्ध की नीति को त्याग कर धर्म की नीति पर चलना शुरू कर दिया। और उसने अपने मम्मी से बहुत अधिक प्यार करते थे, माता के, और अपनी मम्मी का नाम था धम्मा, और उसी मम्मी के नाम से एक नया धर्म चलाया जिसका नाम था धम्म। और इस धम्म के सिद्धांत कौन से थे, उनके जो प्रसार का कौन कौन से उपयोग यानी कार्यों का सहारा लिया, इस पर हम चर्चा करेंगे, ये ध्यान रखना।
तो जिस प्रकार अशोक ने अपनी मम्मी धम्ब के नाम से खूब प्रचार किया और मम्मी से बहुत अधिक प्यार करते थे, इसी प्रकार हमारे निदेशक महोदय हनु प्रजापति अपने मम्मी से बहुत अधिक प्यार करते हैं, इसलिए मम्मी के नाम से उन्होंने अपनी कॉलेज बना दी, मम्मी पापा के नाम से, ये ध्यान रखना। चलिएगा अगले बिंदु की हम बात करते हैं। अशोक के धम्म का प्रचार, मैंने परिचय बता दिया है। पहले हम देखो प्रचार, जैसे कभी कभी देखो प्रचार की बात करें अपन तो पहले उसकी विशेषता में यहाँ बता देता हूं। मैंने परिचय में बता दिया है, परिचय लिखते तो अच्छे नंबर आने की पूरी संभावना रहती है। विशेषता में आपको क्या लिखना है? विशेषता के कुछ मात्र 4 बिंदु लिखेंगे। उत्तम गुणों को ग्रहण करना, अच्छे गुण हमेशा जीवन के अंदर अपनाओ। उत्तम गुणों को ग्रहण करना, उत्तम गुणों को, हमेशा अच्छे गुण। अब सर कहेंगे उत्तम गुण कौन से है? तो उत्तम गुण हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए, सत्य, बड़े बुजुर्ग जो बड़े लोग हैं उनका खूब सम्मान करो, गुरुजनों का खूब सम्मान करो, माता पिता का खूब सम्मान करो, ये उत्तम गुण है व्यक्ति का, ये ध्यान रखना। दूसरे नंबर की बात करें धार्मिक आचरण, धार्मिक आचरण, इसके बारे में आपको चर्चा करनी थी प्रश्न के अंदर, ये उनके जो विशेषताएं थी। दूसरी बात करेंगे धर्म दान पर बल, खूब उन्होंने दान दिया भाई अशोक ने, धर्म दान पर बल। जैसे भिक्षुक है, ब्राह्मण है, जो लोग थे, जो अनाथ लोग हैं, उनको खूब दान देने का कार्य करते थे सम्राट अशोक। चौथे नंबर की अगर हम बात करें, मैं तो बहुत सारा बिंदु लिखवा रहा हूं, सभी धर्मों का सार। देखो धम्म नामक धर्म में सभी धर्मों का सार था, सभी धर्मों का सार था। अब सभी धर्मों का सार का मतलब होता है सभी धर्मों की जो अच्छी अच्छी बातें थी वो धम्म नामक धर्म के अंदर ली गई थी, ये ध्यान रखना। और लास्ट वाले बिंदु की बात करें अहिंसा, अहिंसा, ये जो थे अशोक के धर्म की विशेषता। अब प्रसार के कौन से उपाय किए? प्रसार के उपाय, अगर आपने इतने सारे बिंदुओं पर अगर बात की है, प्रश्न बिल्कुल आपके राइट रहेगा। युद्ध की नीति का त्याग देना प्रसार के उपाय था। आज के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध की नीति को त्याग देना, त्याग देना, युद्ध की नीति को त्याग देना। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे धर्म यात्राएं, धर्म यात्राएं, धर्म जो यात्रा है। तीसरे नंबर की अगर हम बात करेंगे तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति, धम्म महामात्रों की नियुक्ति। चौथे नंबर पे अगर हम प्रश्न की बात करें धर्म लिपि लोकहित के कार्य, धर्म लिपि ये भी बिंदु था। और 5वें नंबर पर है लोकहित के कार्य, लोकहित के कार्य। अगर इन सारे बिंदुओं पर मुझे लगता है कि ये प्रश्न मेरे किसी भी विद्यार्थी के गलत नहीं हुआ है, मेरा विश्वास बोलता है। और जो विद्यार्थी रेगुलर क्लास के अंदर आए हैं तो उनके तो प्रश्न की मैं बात ही क्या करूं, इतना सुंदर तरीके से लिखा होगा कि हर सफल व्यक्ति सुंदर नहीं होता, हर सफल व्यक्ति सुंदर नहीं होता मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अरे सफलता उसको सुंदर बना देती है, अरे सफलता उसको सुंदर बना देती है, ये ध्यान रखना। उत्तम गुणों को ग्रहण करना, धार्मिक आचरण, धर्म दान पर बल, सभी धर्मों का सार अहिंसा, प्रसार का उपाय, युद्ध की नीति को त्यागना, धर्म की यात्रा, धम्म महामात्र, धम्म लिपि और लोकहित के कार्य, ये उनके धर्म के प्रसार के कार्य थे, ये ध्यान रखना। अब एक और प्रश्न चर्चा का विषय रहा था जो अपनी ऑफलाइन क्लास चली थी, जो विद्यार्थी मौजूद थे, तो ध्यान रखना मौर्यकालीन कला से क्या तात्पर्य है। मौर्यकालीन कला, मौर्यकालीन कला की बात करेंगे अपन। 2 मिनट आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं। हेलो हेलो
सॉरी 2 मिनट आपको डिस्टर्ब किया। चलिएगा, मौर्यकालीन कला। मौर्यकालीन कला के बारे में आपने क्या लिखा है? मौर्यकालीन कला अगला बिंदु है। मौर्य कालीन कला। मौर्यकालीन कला क्या थी? मौर्य काल में, प्राचीन समय में सबसे पहले मौर्य काल में कला का खूब विकास। उस समय कई स्थापत्य कला है, मूर्ति कला है, चित्र कला है, संगीत कला का खूब विकास हुआ। हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, हम बात करें चंद्रगुप्त जो चंद्रगुप्त अपन बात करें, ये जो अपना चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य की बात करें, अशोक की बात करें, तो इस काल के अंदर बिंदुसार की बात करें, इस काल के अंदर जो मौर्य काल का स्वर्ण काल कहलाता, खूब कला का विकास हुआ। कला में कई प्रकार की जो कला को सुंदर बनाया गया, उसमें कई अलग अलग प्रकार के रंगों का उपयोग किया गया, कई कला में पॉलिश वगैरह की गई थी, कई प्रकार के मंदिरें वगैरह बनाए गए थे। तो इसमें मौर्यकालीन कला के बारे में जो सम्राट अशोक के समय में खूब विकास हुआ, उस समय कई प्रकार के मंदिर हैं, स्तंभ में स्तूप वगैरह कहीं बनाए गए थे। आपको परिचय में इस तरीके का लिखना था। क्या लिखना था परिचय में? तो उसमें क्या लिखेंगे? परिचय। परिचय में मौर्य काल में, प्राचीन समय में मौर्य काल में कला का खूब विकास हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक एक अच्छे शासन, अच्छे राजनीति होने के कारण कला और संस्कृति का भी उनके शासन काल में खूब विकास हुआ। उस समय जो कला थी वो अति सुंदर कला थी, आप उस तरीके से लिख सकते हैं। इसमें हम बात करें बिंदु की, अगर आपने ये बिंदु लिखा है तो बिल्कुल सही रहेगा। जैसे स्थापत्य कला, स्थापत्य कला, और स्थापत्य कला में अगर हम बात करें, अगर आपने नाम लिखा राजप्रसाद, मौर्य काल में जो राजप्रसाद था वो कैसा था? प्रसाद। उन समय के जो महल थे वो कैसे थे? दूसरी बात करेंगे उस समय के स्तंभ स्तूप, आपने लिखा है स्तंभ के बारे में, आपने लिखा है स्तूप के बारे में, तो आपका बिल्कुल प्रश्न राइट रहेगा। स्तूप के बारे में आपने लिखा है गुफा के बारे में, बिल्कुल प्रश्न आपका राइट रहेगा। 1 बिंदु 2 3 और 4 बिंदु गुफा। 5 नंबर पे है आपकी मूर्ति कला, उस समय कौन कौन सी मूर्तियां बनी। 6 देखो कितने बिंदु है, 1 2 3 4 और 5। 6 नंबर पर आपने लिखा है मूर्ति कला है। मूर्ति कला की अगर हम बात करें, मूर्ति कला है, चित्र कला है, संगीत कला है, ये सारा उसके अंदर आएगा। चित्र कला है, ये भी सारा उनके अंतर्गत आएगा। और 6 नंबर की अगर हम बात करें, नृत्य कला है, ये भी। इतने सारे जो बिंदु हैं वो आप अगर आपने लिखा है तो प्रश्न बिल्कुल आपके राइट रहेगा। स्थापत्य कला में आपने राजप्रसाद, उस समय के जो महल कैसे थे, स्तंभ कैसे थे, स्तूप कैसे थे, गुफा कैसी थी, मूर्ति कला उस समय कौन कौन सी मूर्तियां बनाई गई, उस समय के जो चित्र कैसे थे, क्या उसमें रंगों का उपयोग किया गया था, कैसे थे, क्या प्राकृतिक चित्र थे, क्या मानवों के चित्र थे, क्या जानवरों के चित्र बनाए गए थे, या राजा महाराजाओं के दरबार का चित्र था, कैसा था, इस पर अपन चर्चा करनी थी आपको। नृत्य कला, उस समय जो नृत्य कला का विकास हुआ या नहीं, इन सारे बिंदुओं पर आपने चर्चा की, ये सभी, तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आने की संभावना रहेगी। अब मुझे जहां तक लगता है ये सवाल मेरे किसी भी विद्यार्थी के गलत नहीं हुआ होगा। चलिएगा, अगले बिंदु की हम बात करेंगे मौर्यकालीन कला। दूसरा हम बात करेंगे जैन धर्म। जैन धर्म वाला प्रश्न पूछा गया है, कौन सा? जैन धर्म। जैन धर्म की अगर हम बात करें, अगला बिंदु है जैन धर्म। एक पूछा गया है सातवां कालीन उपलब्धियों का वर्णन करो। बेटा ये जो मैंने प्रश्न दिया था उसके अंदर लिखा गया था गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, क्योंकि जो सातवां काल में सबसे अच्छा अगर कोई शासक हुआ है तो वो गौतमी पुत्र सातकर्णी हुआ है। तो ये सवाल जो परीक्षा थी, गौतमी पुत्र सातकर्णी कौन था, ये इस पर भी अपने कौन कौन सी उसकी जीवन की उपलब्धियां थी। दूसरा है जैन धर्म की शिक्षाओं का मूल्यांकन कीजिए। ये भी प्रश्न मैंने जो 20 प्रश्न दिए थे उसके अंदर मौजूद था कि जैन धर्म क्या था। जैन धर्म की देखो अपन प्रवर्तक बात करें, ऋषभदेव आदिनाथ थे, उनके जो
23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ थे। 24वें तीर्थकर की बात करें तो हम महावीर स्वामी थे। इनके बारे में चर्चा करनी थी। उस समय की जो शिक्षाएं क्या थी उस पर बिंदु अपन बात करें, शिक्षा की लिख देता हूं। अगर आपने जैन धर्म की बात करेंगे, जैन धर्म में अगर आपने ये लिखा है तो बिल्कुल प्रश्न आपके राइट रहेगा। जैन धर्म, जैन धर्म, ये ध्यान रखना। आपको परिचय लिखना है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, जैन धर्म कितने भागों में डिवाइड है, ये परिचय के अंदर आपको लिखना है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, इसके 24वें तीर्थकर कौन थे, उसके 23वें तीर्थकर कौन थे, जैन धर्म कितने भागों में डिवाइड था, ये सवाल अगली बार आया था। देखो जैन धर्म 2 भागों के अंदर डिवाइड था, मैंने आपको कई बार, श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर की हम चर्चा करेंगे। ऐसे अनुयायी जो श्वेत वस्त्र पहनते थे, ये आपको परिचय में लिखना है, उसको श्वेतांबर कहा जाता था। ऐसे अनुयायी जो नग्न अवस्था में रहते थे उसको दिगंबर कहा जाता था। अगर आपको इस तरीके से लिखा, जैन धर्म के संस्थापक आदिनाथ और ऋषभदेव थे। कौन थे, आदिनाथ वो ऋषभदेव हैं, वो जैन धर्म के संस्थापक थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, तो ये आए, तो आप ये पार्श्वनाथ थे, आपको उसको इस तरीके से लिखना था परिचय में। और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। उनके पापा का क्या नाम था, उनके बचपन का क्या नाम था, बचपन का प्यार कभी भूल मत जाना। उनके मम्मी पापा, उन्होंने कहां से शिक्षा प्राप्त की, और जब उन्होंने घर छोड़ा तो उस घटना को क्या कहते थे, उनके भाई का क्या नाम था। अगर आपने इतने सारे बिंदुओं पर चर्चा की है तो आपका परिचय बिल्कुल राइट रहेगा। उनकी जो जैन धर्म की जो शिक्षाएं थी वो कौन सी थी, आइए अगर आपने ये शिक्षाएं लिखी है तो सवाल आपके बिल्कुल राइट रहेगा। ये ध्यान रखना, जो शिक्षाएं क्या थी। तो शिक्षाओं पर बात करेंगे। मोक्ष एवं निर्वाण प्राप्ति शिक्षा, यहां पर लिखता हूं। अगर आपने 4 बिंदुओं पर भी चर्चा की है तो भी आपके राइट रहेगा। देखो शिक्षा, जैन धर्म की शिक्षाएं क्या थी, तो शिक्षा में अपन बात करेंगे मोक्ष एवं निर्वाण प्राप्ति। निर्वाण प्राप्ति, मोक्ष एवं निर्वाण प्राप्ति पहला बिंदु है। दूसरे बिंदु की अगर हम बात करें तो दूसरा बिंदु है त्रिरत्न, संयुक्त दर्शन, संयुक्त ज्ञान, ये त्रिरत्न है। देखो त्रिरत्न। तीसरा जो हमारे बिंदु की अगर हम बात करें तो पंच महावर्त, पंच महावर्त। और चौथे नंबर की बिंदु की बात करें अहिंसा, अहिंसा के बारे में आपको पता ही है। 5वें नंबर की आप बात करेंगे तो सत्य। 6ठे नंबर की आप अगर बात करेंगे तो अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना भाई, अस्तेय। और अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा धन को इकट्ठा नहीं करना, ये जैन धर्म कहता है अपरिग्रह। आपने ये लिखा है अपरिग्रह। इतने सारे बिंदुओं पर भी अगर आपने चर्चा की है तो आपके सवाल प्रश्न अच्छा राइट होगा, अच्छे नंबर आएंगे। ये देखो अपन को कम से कम 6 बिंदुओं पर तो चर्चा करनी है। 6 बिंदुओं पर तो अपन को कम से कम चर्चा करनी ही पड़ेगी, ये ध्यान रखना। तब जाके अपन 2.5 पेज में लिख सकते हैं उसको। दूसरा जो कर्मवाद है, पुनर्जन्मवाद है, ये मैंने बहुत सारा लिखवाता हूं। अगर आपने ये इनमें से कोई भी बिंदु लिखा प्रश्न राइट रहेगा। पुनर्जन्मवाद है, पुनर्जन्मवाद है, आपने ये लिखा है बिल्कुल राइट रहेगा। कर्मवाद है, पुनर्जन्मवाद है, ईश्वर में विश्वास है, प्रश्न बिल्कुल